Hello dear aspirants, I welcome you all in today's video lecture. Now before we start with the class for the day, I want to inform you that this particular channel, इस channel पर we will be talking about three important subjects, that is polity. We will be doing a detailed study of polity, history, the entire history, ancient history, medieval, modern history, art and culture, entire history को एंड इकोनॉमिक्स। और ये तीनों ही सब्जेक्ट को एकदम डिटेल में हम करेंगे। हमारा जो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे दिस इज विल बी फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बट जो मेन फोकस होगा वो यूपीएससी, यूपी पीसीएस एंड बिहार पीसीएस, ये तीन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी स्टडीज़ को, हमारे कंटेंट को डिज़ाइन किया जाएगा। बट दिस इज ऑफ कोर्स हेल्पफुल फॉर द अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एज वेल। तो ये तीन सब्जेक्ट दैट इज पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स यहाँ पर होगा एंड दैट विल बी इन डिटेल। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो वीडियो अपलोड मैं करते चलूँगा उस वीडियोज़ को आप डिटेल में पूरा अच्छे से देखिए, उसके बेसिस पर अपना एक नोट्स बनाइए और एक बार स्टडी करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पिकअप करिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। यू विल बी इन द पोजीशन टू आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। इसके अलावा कोई भी मॉक पेपर उठाइए और मॉक पेपर को सॉल्व करके देखिए। यू विल बी इन द पोजीशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड इसके अलावा आप इंटरनेट से कोई भी क्वेश्चन पिकअप कर लीजिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो हम यहाँ पर कवर करेंगे, एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व। यू विल बी इन द पोजीशन टू आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 90 to 95% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दिस इज माई गारंटी ऑन द बेसिस ऑफ माई सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, नाउ जो आज हम शुरू करने वाले हैं दैट इज विथ पॉलिटी। बाद में मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का भी वीडियो अपलोड करूंगा, बट हम शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं पॉलिटी के क्लास के साथ में। पॉलिटी में वैसे तो हम शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। वी डू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दैट इज द एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, देन वी स्विच टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन वी स्टार्ट विद प्रियम्बल। बट मैंने सोचा कि यहाँ के इस वीडियो लेक्चर के लिए पहले हम प्रियम्बल से ही शुरू कर देते हैं। प्रियम्बल होने के बाद में मैं जो दूसरे दो टॉपिक दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। मेरी कोशिश होगी कि एक ही, अगर छोटा टॉपिक है तो एक ही वीडियो में उस पूरे क्लास को, उस पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करके ख़त्म कर सकें और कम से कम ड्यूरेशन का वीडियो बने। बट फिर भी क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होता है तो वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ सकता है। अगर 30-35 मिनट्स का वीडियो होगा तो आई होप कि आप कोऑपरेट करेंगे और पूरा वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, एंड देन आप अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई गारंटी यू विल बी इन द पोजीशन टू आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड आई विल आंसर, आई विल गिव यू द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। वो जो भी क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में ही प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, दैट इज प्रियम्बल। एकदम शांति से सिंपल तरीके से समझते चलिए प्रियम्बल है क्या। देखिए हुआ क्या था कि 13 दिसंबर 1946 जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थर्ड मीटिंग हो रही थी। थर्ड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक पीस ऑफ पेपर इंट्रोड्यूस किया था। इस पीस ऑफ पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए थे, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रमोशन ऑफ ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, उन लोगों का अपलिफ्टमेंट, इस तरीके की कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए थे। और कहा गया था कि इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। तो इन ऑब्जेक्टिव्स का ये जो पीस ऑफ पेपर था, इस पीस ऑफ पेपर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। इसे जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया। नाउ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अब मान लिया कि इसी के आधार पे, इन ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम बनाएंगे। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आगे चलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ 1949 में, राइट। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे था। आपको पता है उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। इनफैक्ट आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स था एंड 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑफकोर्स उस समय ये सबसे बल्किएस्ट डॉक्यूमेंट था या फिर बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ऑफ दैट टाइम। नाउ
कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी तो हुआ 1949 में, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोगों के सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि इतना बल्कि डॉक्यूमेंट क्या देश की जनता पढ़ेगी? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। इतनी बल्कि डॉक्यूमेंट आमतौर पे कोई पढ़ेगा नहीं अनलेस एंड अनटिल इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू स्टडी, लाइक इफ यू आर अपियरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इफ यू बिलोंग टू लीगल फ्रेटर्निटी, इन दैट केस ऑफ कोर्स यू हैव टू रीड बिकॉज वो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। बट ये दो सेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो देश का कोई दूसरा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कोर्स इतनी मोटी डॉक्यूमेंट को पढ़ने का लोड तो लेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे में एडवाइजेबल ये होता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को समराइज करिए, क्योंकि जब आप समराइज करेंगे तो वो समरी जो होगी वो एटलीस्ट लोग पढ़ पाएंगे। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को एक पेज में समराइज किया गया, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है एक पेज का, उसे समरी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये समरी को कहाँ प्लेस किया गया? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे स्टार्टिंग में, इसीलिए इस समरी को हम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसे स्टार्टिंग में प्लेस किया गया, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट का समरी या उसका इंट्रोडक्शन जब स्टार्टिंग में प्लेस होता है उसी को तो आप प्रीफेस कहते हैं, है ना। आप समरी को पढ़िए एंड यू विल गेट टू नो एंटायर थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रीफेस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। और किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के प्रीफेस को हम प्रियम्बल कहते हैं, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में प्लेस कर दिया गया। याद रखिएगा ये जो आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि डॉक्यूमेंट है, हैंस उसकी एक प्रीफेस होनी चाहिए या प्रियम्बल होनी चाहिए, ये आइडिया बोरो किया गया है अमेरिका से। सो द आइडिया इज टेकन फ्रॉम अमेरिका, ठीक है। So I hope this is clear. What is preamble? Preamble is nothing but the preface of the constitution or the summary of the constitution placed at the starting of the constitution. Hence it is also the introduction of the constitution. ठीक है। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, किसी भी अदर लीगल डॉक्यूमेंट का, लाइक कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है, अगर लॉ बहुत छोटा पेजेस में, मतलब कम, बहुत ही पतली डॉक्यूमेंट है, तो उसके समरी बनाने का या उसके प्रियम्बल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है वो एक बहुत ही मोटा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा 500,000 पेजेस का लॉ है, तो ऑफकोर्स वो पढ़ने में डिफिकल्टी होगा, तो उसकी एक समरी बनाई जाती है, दैट इज उसका एक प्रीफेस बनाया जाता है और उस लॉ की स्टार्टिंग में लगा दिया जाता है एंड वी कॉल इट द प्रियम्बल ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ। तो किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट का अगर इफ दैट पर्टिकुलर लीगल डॉक्यूमेंट इज बल्कि, तो प्रियम्बल बनाने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो हमारा भी प्रियम्बल बनाकर रेडी कर दिया गया और ये हम कहते हैं कि आइडिया हमने अमेरिका से लिया है, बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव प्रियम्बल। नाउ ये जो प्रियम्बल बनाया गया, ये किस स्टेज में बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का? देखिए 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के रेडी हो गया, उसके बाद हमने प्रियम्बल बनाया है। तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के सबसे लास्ट स्टेज में ड्राफ्ट किया गया। तो द लास्ट थिंग टू बी ड्राफ्टेड इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज प्रियम्बल, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए थे उसी का एक्सपांशन है कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्ट्रैक्शन है प्रियम्बल। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही फ्यूचर का प्रियम्बल बना? द आंसर इज यस। तो ये भी याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही फ्यूचर में एक तरीके से प्रियम्बल बन गया, बट ये दोनों टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अलग चीज़ है, प्रियम्बल अलग चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये बनने का प्रोसेस आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक्सपांशन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्ट्रैक्शन प्रियम्बल है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही एक तरीके से फ्यूचर में प्रियम्बल का रूप लेता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू प्रियम्बल। याद रखिए कोई भी वन डे एग्जाम में ये जो इंफॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किस डेट को एक्सेप्ट किया गया, किसने इंट्रोड्यूस किया, कहाँ इंट्रोड्यूस किया, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के सबसे लास्ट में क्या बना, तो इट इज प्रियम्बल। किसे कहते हैं कि बिकम द प्रियम्बल ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे, कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, इन सारे इंफॉर्मेशन को पूछा जाता है। प्रियम्बल का आइडिया हमने कहाँ से बोरो किया है? तो अमेरिका से बोरो किया। ओके, नाउ मूविंग अहेड। प्रियम्बल ये जो टॉपिक है हम इन 5 डिफरेंट हेडिंग्स में पढ़ के कंप्लीट करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया वो तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऊपर आपको बता दिया, राइट। बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हो गया।
अब हम प्रियम्बल को अलग अलग हेडिंग्स में पढ़ेंगे, लाइक द बेयर फॉर्म ऑफ प्रियम्बल, जो आप देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, दैट इज द बेयर फॉर्म ऑफ प्रियम्बल। से कई इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं, तो वी विल बी डूइंग दैट बेयर फॉर्म। देन वी विल कवर द डेवलपमेंट्स इन प्रियम्बल, 1950 से लेकर अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ है प्रेजेंट टाइम तक, ये हम देखेंगे। इसी टाइम पर हम डिफरेंट केसेस को भी पढ़ के कवर करने वाले हैं। प्रियम्बल में डिफरेंट टर्म्स हैं, लाइक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इस तरीके का जो टर्म्स है वो टर्म्स का मतलब क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आपके एग्जाम्स में पूछने की टेंडेंसी है। तो हम टर्म्स कवर करेंगे, देन वी विल डू द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, व्हाई प्रियम्बल इज इंपॉर्टेंट, एंड देन विल लुक इनटू सम ऑफ द मिसलेनियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रियम्बल। पूरा टॉपिक कवर करने दीजिए। वंस वी आर डन विद दिस एंटायर इन्फॉर्मेशन, आई एश्योर यू, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या कोई भी मॉक पेपर उठाइए और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। यू विल बी इन द पोजीशन टू आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, ठीक है। ये सभी एग्जाम में हेल्प करेगा, बट जो कहते हैं ना कि कहना है कि हम किस एग्जाम को ध्यान में रखकर हमारा अप्रोच चल रहा है, तो वो है यूपीएससी, यूपी पीसीएस एंड बिहार पीसीएस, बट अदरवाइज इट इज हेल्पफुल इन ऑल द अदर एग्जाम एज वेल, ठीक है। नाउ so moving to the next important heading, that is the bare form of preamble। preamble का bare form कैसा है, आपने देखा है preamble, सबसे पहली बात तो preamble हमने कहाँ से बोरो किया है, यूएसए से। preamble में सबसे पहला लाइन लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद आगे लिखा हुआ है हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। तो जो मेन इंफॉर्मेशन है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहला वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन हमने कहाँ से बोरो किया है, तो वी हैव बोरोड इट फ्रॉम यूएसए, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। वहाँ पर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ अमेरिका, या फिर अगर यूएसए ऑप्शन में नहीं है तो हम यूएन कहते हैं, क्योंकि यूएन के चार्टर में भी वी द पीपल ये शब्द लिखा हुआ है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन हमने यूएसए से बोरो किया, यूएसए इज नॉट देयर इन ऑप्शन, देन वी से यूएन से बोरो किया, ठीक है, डन। नेक्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस चीज़ का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, ये सिंपल सा ये लाइन ये कहता है कि पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया। इंडिया में किसी भी ऑफिस के पास जो भी पावर है, वो पावर उसे किसने दिया है, तो इट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल आर द रियल सोर्स ऑफ ऑल द पावर इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को पावर दे रखा है कि वो हमारे लिए कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। हमने सिमिलर पावर मुकेश अंबानी जी को नहीं दिया, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी, मतलब जब वो प्रधानमंत्री के पद पे है, तो वो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है कि आज से नोटबंदी हो जाएगी, डिमोनेटाइजेशन होगा, या कह देंगे कि लॉकडाउन है, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इमेजिन करिए कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, मुकेश अंबानी अपने घर में से बैठकर बोलेंगे कि आज से लॉकडाउन लग जाएगा, तो क्या हम एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी को ऐसी अथॉरिटी हमने नहीं दी है। हमने ये अथॉरिटी, अपना ये जो पावर है, ये किसको दे रखा है? प्रधानमंत्री के उस पद को दे रखा है। तो जो भी व्यक्ति उस पद पर बैठेगा वो हमारे लिए डिसीजन लेगा। तो यानी प्रधानमंत्री का पोजीशन जो इतना पावरफुल है, तो वो पावर किसने दिया है? तो इट इज द पीपल ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट को इंडिया के लिए लॉ बनाने का पावर किसने दिया है? तो पीपल ऑफ इंडिया, राइट। पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से ये पावर दे दिया, ठीक है जी। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो लाइन है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पीपल आर द सोर्सेज ऑफ पावर इन इंडिया। इंडिया में किसी भी अथॉरिटी के पास जो भी पावर है, उस पावर, उस ऑफिस को किसने दिया है? तो इट इज द पीपल ऑफ इंडिया, ओके। इसी को कहा जाता है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया के पास लाई करता है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, राइट। तो या पॉलिटिकल सॉवरेनिटी मतलब जो भी पॉलिटिकल ऑफिस है उसके ऊपर सॉवरेन कौन है? तो इट इज पीपल। मतलब बेसिकली पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर, पीपल आर द गिव्स द वैलिडिटी टू एनी अथॉरिटी और एनी पावर, ठीक है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब खत्म। अब इसमें आगे जब आप रीड करेंगे तो लिखा हुआ है हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। इंडिया हम कैसा बनाएंगे? सो हमारा इंडिया कैसा है? दिस टेल्स द नेचर ऑफ इंडिया। इंडिया का नेचर क्या है? इंडिया इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जब आप पढ़ेंगे तो उस समय लिखा हुआ है इंडिया कैसा है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। यहाँ पर हर जगह कॉमा लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है रिपब्लिक। सॉरी, ये डेमोक्रेटिक है एंड देन रिपब्लिक। सो इंडिया इज अ रिपब्लिक और इंडिया का एडजेक्टिव क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सारे टर्म्स को हम एक एक करके फ्यूचर में पढ़ेंगे जब टर्म्स वाले सेक्शन पे आएंगे।
अभी के लिए बस सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का आइडिया फ्रांस से बोरो किया गया है। सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये जो दो टर्म्स है ये शुरुआत में प्रियम्बल में मेंशन नहीं था, इसे मेंशन किया गया या इसे इंसर्ट किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अच्छा, भले ही इन्हें ऐड किया गया 1976 में, लेकिन इसका ज़रा भी ये मतलब नहीं है कि इंडिया 1976 से पहले सोशलिस्ट या सेकुलर नहीं था, ऐसा नहीं है। इंडिया वॉज सोशलिस्ट, इंडिया वॉज सेकुलर। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अगर आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो पता चलेगा इंडिया सोशलिस्ट कैसे था। अगर आप आर्टिकल 25 से 28 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया सेकुलर था इवन प्रायर टू 1976। ठीक है, सो बस सिर्फ ये दो टर्म लिखकर उसे हाईलाइट किया गया 1976 में। ठीक है, सो इंडिया का नेचर क्या है? सॉवरेन सोशलिस्ट। इंडिया कैसा है? इंडिया रिपब्लिक है। और कैसी रिपब्लिक है? सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, ये टर्म्स को हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले स्लाइड्स में। ठीक है, देन प्रियम्बल में आगे लिखा हुआ है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। इसके सारे सिटीजन्स लोगों को क्या सिक्योर किया जाएगा? तो सिटीजन्स लोगों को सिक्योर किया जाएगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपको सेम ऑर्डर में पता होना चाहिए। कैसी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सेम ऑर्डर में पता होना चाहिए। ये जो जस्टिस का आइडिया है ये यूएसएसआर से बोरो किया गया है। यूएसएसआर में रशियन रेवोल्यूशन, जब आपको पता होगा 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी और रशियन रेवोल्यूशन से ही मर्ज हुआ जस्टिस का आइडिया। तो हम कहते हैं कि हमने जस्टिस का आइडिया रशियन रेवोल्यूशन से ही बोरो किया है। एंड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का आइडिया फ्रांस के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789 का, वहाँ से बोरो किया है क्योंकि वहीं पर इन आइडियाज़ का बर्थ हुआ था। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बताता है हु आर द सोर्स ऑफ पावर, तो इट इज पीपल। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बताता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडिया, एंड देन इट टॉक्स अबाउट व्हाट हैज बीन सिक्योर्ड या व्हाट हैज बीन इंश्योर्ड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। रिमेंबर, इट इज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कैसा जस्टिस? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक न्याय, राइट, आर्थिक न्याय एंड राजनीतिक न्याय। देन लिबर्टी, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की बात होती है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, सेम ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रियम्बल के केस में कई बार ऑर्डर भी पूछा जाता है, ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। देन इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, फ्रेटर्निटी में लिखा हुआ है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। रिमेंबर, यहाँ पर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल लिखा हुआ है, ना कि डिग्निटी ऑफ वुमेन। डिग्निटी ऑफ वुमेन फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है, यहाँ इट इज मेंशन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये जो शब्द है इंटीग्रिटी, इसे इंसर्ट किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंटीग्रिटी इस टर्म को इंसर्ट किया गया। ठीक है, इंटीग्रिटी शब्द को ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ 3 टर्म्स को ऐड किया गया, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, नाउ ये जो 3 चीज़ जो या ये जो 4 चीज़ है विच हैज़ बीन सिक्योर्ड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंश्योर किया गया है कि इंडियन सिटीजन्स को दिया जाएगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दे रहा है, वेयर एंड हाउ इट प्रोवाइड्स। सो जब आप ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आपको पता चलेगा कि इन 3 टॉपिक्स के थ्रू या ये 3 जो पार्ट्स हैं, इसी के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करता है। और कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये सारा इंटायर चीज लोगों को कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? तो बाय दीज 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है जी। नाउ फाइनली हमारे प्रियम्बल में नीचे लिखा हुआ है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब दिल्ली में जो था, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे चलकर पार्लियामेंट बना। अब ये ओल्ड पार्लियामेंट है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है इसे ओल्ड पार्लियामेंट मत बोलो, इसे संविधान सदन हम बोलेंगे, सदन, ठीक है ना, संविधान सदन, यही जो गोला वाला पार्लियामेंट था। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 वी अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गेव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो अगर आप पहले लाइन को और लास्ट लाइन को इकट्ठा पढ़ेंगे तो देखिए आपको एक चीज पता चलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया
वी द पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लास्ट लाइन फिर आगे का देख लीजिए, adopt, enact and give to ourselves this मतलब we have given this constitution to ourselves, we have drafted this constitution, we have given this constitution to ourselves, and by this constitution we have created the different political office and we have given the power to all those political office. तो everything के सेंटर में कौन है? It is people, right? अच्छा, कई लोगों को ये भी डाउट होता है कि अडॉप्ट करना, इनैक्ट करना एंड अडॉप्ट करना, इनैक्ट करना, एनफोर्स करना, ये सब शब्द में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दीज टर्म्स। तो मैं ये आप लोग को एक सिंपल तरीके से बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। अडॉप्ट करना, इनैक्ट करना, ये सब का मतलब क्या है। देखिए, अडॉप्ट करना क्या होता है, अडॉप्ट, जस्ट अ सेकेंड, अडॉप्ट करना, देन वी हैव इनैक्ट करना, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, एंड देन वी हैव एनफोर्स करना। ये सब में डिफरेंस क्या है? देखिए, कोई भी लॉ जब बनता है और पार्लियामेंट उसे पास करती है तो उसे कहा जाता है अडॉप्ट करना। पार्लियामेंट ने पास किया तो अडॉप्ट करना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के केस में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया तो कहा जाता है अडॉप्ट किया गया। ये किया गया कब? 1949 को। देन वो लॉ पास होने के बाद, जब पार्लियामेंट से पास हो जाती है, उसके बाद प्रेसिडेंट जब उसको साइन देते हैं तो कहा जाता है इनेक्ट होना या इनेक्ट करना। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब इसको पास किया, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे यानी चेयरमैन थे, उन्होंने भी उसको उसी दिन साइन कर दिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे इनेक्ट करना कहा जाता है। ये भी हुआ 1949 को। एंड एनफोर्स होना मतलब लागू होना। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के 16 आर्टिकल्स सेम डेट को ही 1949 को ही एनफोर्स हो गए, बट इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन तो एनफोर्स 1950 को हुआ था। मतलब जब पार्लियामेंट पास करती है तो उसे अडॉप्ट करना कहते हैं, जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो उसे इनेक्ट करना कहते हैं, यानी हेड ऑफ द स्टेट जब साइन कर देते हैं, और जब लागू होता है तो उसको एनफोर्स करना कहते हैं। ठीक है जी, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। जनरली कई स्टूडेंट्स लोगों को इन टर्म्स को भी लेकर एक कन्फ्यूजन रहता है कि अडॉप्ट करना, इनेक्ट करना, ये सब में फ़र्क क्या है। तो 1949 को 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये अडॉप्ट हो गया। देन उसके बाद में इसको इनेक्ट किया गया, यानी उसी डेट को चेयरमैन ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, यानी चेयरमैन की तरफ से अप्रूव हो गया। एंड देन गिव टू आवरसेल्फ, मतलब उसी दिन हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। याद रखिएगा, प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ऑफ एनफोर्समेंट नहीं मेंशन है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ है, कमेंस हुआ है, ये हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, दिस इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 394। जब आर्टिकल 394 पढ़ेंगे वहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन, नॉट इन प्रियम्बल। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द बेयर फॉर्म ऑफ प्रियम्बल एज वेल। जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ देखा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। अब एक और चीज़ देखिए, प्रियम्बल हमने बोरो कहाँ से किया है? प्रियम्बल हमने बोरो किया है यूएसए से, लेकिन प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है दैट इज, अगर आप यूएसए के प्रियम्बल को देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी एंड ऑल दोस, अलग ही तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन जो इंडिया में जिस स्टाइल से लिखा हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल पहले सोर्सेज ऑफ पावर बताया, बाद में इंडिया का नेचर बताया, देन हमने बताया कि सिटीजन्स लोगों के पास क्या क्या पावर है या सिटीजन्स लोगों को क्या इंश्योर किया गया है। तो ये जो लैंग्वेज है, स्टाइल है, स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग इन प्रियम्बल है, ये हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल है वो वेरी सिमिलर है टू ऑस्ट्रेलिया। तो हम कहते हैं कि प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम अमेरिका बट द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। देन पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ये बताता है कि सोर्स ऑफ पावर कौन है। तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसके पास लाई करता है? पीपल ऑफ इंडिया। वैसे ही एक टर्म होता है लीगल सॉवरेनिटी। लीगल सॉवरेनिटी का मतलब है कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, इसको वैलिडिटी कौन देता है? वो वैलिड कैसे होगा? तो वो वैलिड होगा इफ इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल सॉवरेनिटी है। जो भी
लीगल सॉवरेनिटी, देखिए किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने वाला जो डॉक्यूमेंट होगा उसको कहा जाएगा लीगल सॉवरेन। वैसे ही कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस को वैलिडेट करने वाला जो अथॉरिटी होगा उसको कहा जाएगा पॉलिटिकल सॉवरेन। तो भारत में पॉलिटिकल सॉवरेन कौन है? पीपल लोग जिस भी पॉलिटिकल ऑफिस को क्रिएट करेंगे और पावर देंगे उसी को वैलिड पॉलिटिकल ऑफिस माना जाएगा। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जिस लीगल डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करेगा, बोलेगा कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है, उसी लीगल डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाएगा। इसलिए कहा जाता है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया एंड लीगल सॉवरेनिटी लाइज विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, नाउ let us move to the next important heading, that is developments in preamble। preamble में क्या क्या डेवलपमेंट आज तक हुआ है वो हम देखते हैं। देखिए, बिफोर गेटिंग इनटू द डेवलपमेंट आपको ये देखना होगा कि ये पूरी स्टोरी डेवलपमेंट ऑफ प्रियम्बल का सिंपल सा मतलब है, यहाँ हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे और केसेस के थ्रू ये समझेंगे कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो बस इन कुछ क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए हम कुछ केसेस को रेफर करेंगे। लेकिन सवाल आता है कि ये क्वेश्चन आया ही क्यों कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट, आखिर ये क्वेश्चन अराइज ही क्यों हुआ? उस क्वेश्चन के अराइज को समझने के लिए आपको ये केस समझना पड़ेगा। ये एक तरीके का केस स्टडी जैसा है ना, ये आपको समझना होगा। इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग देन यू विल बी इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस एंटायर केसेस। ठीक है, देखिए अमेरिका की क्या कहानी है। अमेरिका में क्या होता है कि दिस इज अमेरिका। अमेरिका में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, राइट। आर्टिकल्स में ये दुनिया के हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कि आर्टिकल्स में कुछ ना कुछ आइडियाज़ मेंशन्ड होते हैं। तो वैसे ही अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल्स हैं उनमें कुछ आइडियाज़ मेंशन हैं। इन्हीं आइडियाज़ के मतलब ये आइडियाज़ लिखे हुए हैं, बट क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन एक बल्कि डॉक्यूमेंट उन लोगों को लगता था, वैसे तो 7 आर्टिकल्स ही है, लेकिन वो 7 आर्टिकल्स क्योंकि बड़े बड़े आर्टिकल्स है तो वहाँ पर भी उन लोग कहते हैं कि उनका भी डॉक्यूमेंट कम नहीं है बल्कि है। सो देयर वाज अ नीड टू समराइज। तो उन्होंने क्या किया, इन 7 आर्टिकल्स के आइडियाज़ को समराइज कर दिया एक पेज में और उस पेज को फ्रंट में लगा दिया। तो ये एक समरी है, ठीक है, और इसी समरी को प्रियम्बल कहा जाता है। क्या प्रियम्बल में खुद का कोई आइडिया है? द आंसर इज नो। ये सिर्फ इन्हीं आर्टिकल्स का समरी है, इसका खुद का इंडिपेंडेंट कोई भी आइडिया नहीं है प्रियम्बल का। ठीक है, यानी इतने पोर्शन में देयर इज एन आइडिया बट इन प्रियम्बल देयर इज नो इंडिपेंडेंट आइडिया। प्रियम्बल इज जस्ट द समरी ऑफ द एग्जिस्टिंग आइडिया और द आइडियाज विच आर मेंशन इन द आर्टिकल्स, राइट। बट अमेरिका में क्या मानना है कि फिजिकली भले प्रियम्बल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का दिख रहा है, बट अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट है या फिर वहाँ की एक उन लोग क्या मानते हैं, दे कंसीडर ओनली द सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर देयर इज एन इंडिपेंडेंट आइडिया एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना जाता है। जहाँ पर इंडिपेंडेंट आइडिया नहीं है उसे अमेरिकन्स लोग कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा नहीं देते। तो इस किताब में, ये एक इंटायर किताब है, लेकिन इस किताब में आर्टिकल्स में आइडिया लिखा हुआ है, तो आर्टिकल्स को इतने को उन लोग कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा देते हैं। लेकिन प्रियम्बल में क्योंकि अपना खुद का इंडिपेंडेंट आइडिया नहीं है, इसलिए प्रियम्बल को एक कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा नहीं दिया जाता। फिजिकली भले वो उसमें दिखेगा बट उसे कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर इमेजिन करिए कि यूएसए में कोई लॉ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस को अगर आपने फाड़ा तो भाई आपको 10 साल का सज़ा होगा, ठीक है, पनिशमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल्स के यहाँ पर लिखा हुआ कोई पेजेस को फाड़ देता है तो उसको 10 साल का सज़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर वो प्रियम्बल के पेजेस को फाड़ेगा तो उसको 10 साल का सज़ा नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मान्यता के अनुसार उन लोग प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते। और क्यों नहीं मानते? क्योंकि वहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट आइडिया नहीं है। ठीक है, ये वहाँ की स्टोरी आपको समझ में आ गई। अब इंडिया, आपको पता है हमने अमेरिका से ही बोरो किया ये आइडिया प्रियम्बल का, राइट। इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट आर्टिकल्स और आर्टिकल्स में आइडियाज़ मेंशन है। इन्हीं आइडियाज़ की समरी है और वो समरी को ही हम प्रियम्बल कहते हैं। क्या प्रियम्बल में खुद का कोई आइडिया है, इंडिपेंडेंट आइडिया? द आंसर इज नो, देयर इज नो इंडिपेंडेंट आइडिया इन प्रियम्बल। ठीक है, नाउ अमेरिका से क्योंकि हमने प्रियम्बल बोरो किया है तो इंडिया में एक डिबेट शुरू हो गया।
व्हाट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को हमें पार्ट मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। देखिए क्यों, क्योंकि अमेरिका में नहीं माना जाता है, तो इंडिया में क्योंकि हमने प्रियम्बल का आइडिया अमेरिका से बोरो किया है, तो सवाल है कि इंडिया में हमें इसे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। ठीक है, नाउ अब ये तो क्वेश्चन चल रहा है, जस्ट अ मिनट, ओके ठीक है। सो यही क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा 1960 में। सो 1960 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, केस का नाम है बेरूबरी यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस, साल 1960 1960। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि भाई साहब आप बताइए कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल को हम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे। सो पूछा गया कि भाई इसका रीज़न क्या है, किस बेसिस पे आपने बोल दिया, तो उन्होंने कहा कि इसका रीज़न है अमेरिकन इंटरप्रिटेशन, मतलब क्योंकि हमने प्रियम्बल अमेरिका से बोरो किया है, वी हैव बोरोड प्रियम्बल फ्रॉम अमेरिका, तो अमेरिका में जो आइडिया प्रिवेल करता है प्रियम्बल को लेकर, जो कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता है प्रियम्बल को लेकर, हम मानेंगे कि उस कॉन्सेप्ट को भी हमने बोरो किया है। एंड बिकॉज अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट है कि प्रियम्बल में खुद का इंडिपेंडेंट कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हम उसे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे। तो सेम आइडिया के थ्रू चलते हुए, सेम कॉन्सेप्ट को या सेम फिलोसॉफी को मानते हुए, वी विल नॉट बी कंसिडरिंग प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पार्ट का मतलब हिस्सा, भाग, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा इसको नहीं माना जाएगा। भले फिजिकली दिख रहा है लेकिन उसे कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उस एक पेज को, वो समरी के पेज को। ठीक है जी, तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दिया। लेकिन अब इसके बाद में कई बहसबाजी हो रही थी। बहसबाजी के बाद में क्या हुआ, 1967 का ये केस को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डायरेक्ट ले चलते हैं अगले केस, दैट इज 1973 के केस में। तो आप इसको 2 मिनट के लिए स्किप करिए। 1967 हम थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं, ठीक है। 1960 के बाद हम डायरेक्ट चल रहे हैं 1973। 1960 में क्या बोला कि इट इज़ नॉट द पार्ट, लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आएगा, दैट इज केशवानंद भारती, और इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को बदलेगी और बोलेगी इट इज़ द पार्ट। क्यों ऐसा डिसीजन बदला वो आपको अब समझ में आएगा। सो 1973 सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस पहुंचा, केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो पहले डिसीजन दिया था 1960 में, वो डिसीजन हमारा गलत है और अब हम हमारे डिसीजन को बदल रहे हैं, एंड वी आर सेइंग दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब सवाल ये आया कि आपने अपना ये डिसीजन क्यों बदला, ये नया जो वर्डिक्ट है, इस नया वर्डिक्ट के पीछे का रीज़न क्या है। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट 2 रीज़न दिया, राइट। सबसे पहला रीज़न, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में, यूएसए में प्रियम्बल जो बनाया गया, प्रियम्बल वॉज नॉट ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं बनाया था प्रियम्बल। अमेरिका में क्या हुआ, नेशनल असेंबली बनाई गई, नेशनल असेंबली ने प्रियम्बल बनाया और इसी प्रियम्बल के बेसिस में बाद में चलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है, अन असेंबली विच इज़ देयर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी चीज़ बनाती है उसे कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाता है। अमेरिका में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रियम्बल नहीं बनाया, तो उन लोगों ने उसको प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा नहीं दिया, ये चलता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बनाया था, इट इज़ ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1960 में हमने इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया था, इस फैक्ट को ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए 1960 में हमने बिकॉज इग्नोर कर दिया था, वो हमारा मिस्टेक था। अब हम उसको कंसीडर करते हुए ये कह रहे हैं क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हैंस इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट थिंग, राइट। तो ये एक चीज़ बोल दिया कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डन यहाँ पर। सेकेंड, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट कैन बी अमेंडेड, इसको अमेंड किया जा सकता है। अब क्यों अमेंड किया जा सकता है, तो देखिए अमेरिका में क्या हुआ था कि पहले नेशनल असेंबली बनी, उसने प्रियम्बल बनाया, उसके बेसिस पे बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और इसने प्रियम्बल के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, ठीक है। तो वहाँ पर प्रियम्बल वॉज ड्राफ्टेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड, राइट। बट इंडिया का केस अलग है। इंडिया में क्या हुआ
कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई, इसने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे प्रियम्बल बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों में एक फ़र्क है। अगर आप इसके मेजर फ़र्क को समझेंगे, प्रियम्बल पहले बना, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये अमेरिका में। और इंडिया में केस क्या है, तो इंडिया में पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, बाद में प्रियम्बल बना। जब प्रियम्बल पहले बना, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड करेंगे तो इसके में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये फिर भी चलेगा। लेकिन जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना एंड बाद में प्रियम्बल बना, अब आप इमेजिन करिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रहे हैं और प्रियम्बल में कुछ भी साइमल्टेनियसली अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तो वो जो मैचिंग है, वो जो रिलेशन है प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो डिस्टर्ब ना हो इसीलिए रिक्वायर्ड है, इसीलिए असेंशियल है कि आप प्रियम्बल में भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करते चले। ठीक है, यानी प्रियम्बल में अमेंडमेंट करेंगे तभी प्रियम्बल हैंड टू हैंड या शोल्डर टू शोल्डर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल पाएगा। तो उस मैचिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप उसको अमेंड करो। ठीक है, आपको पता होगा कि केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसी बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि प्रियम्बल को अमेंड तो किया जा सकता है, लेकिन प्रियम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बिना, प्रियम्बल के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फ्यूचर में हम बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिटेल में सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आया कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के पीछे का आइडिया क्या है, एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू प्रियम्बल। सो प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, ये कहा गया था केशवानंद भारती केस में। ठीक है, और अगर कभी भी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल के बीच में कोई भी क्लैश होगा तो हमेशा आर्टिकल्स को प्रायोरिटी दिया जाएगा, ना कि प्रियम्बल को। ठीक है, तो इस केस में कहा गया था कि इट वाज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलकर इसी के बेसिस पे, क्योंकि 1973 में कहा गया कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, इसी के बेसिस पे 1976 में पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रियम्बल को अमेंड किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड इनफैक्ट आज तक प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंड हो रखा है, दैट इज 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें 3 वर्ड्स इंसर्ट किए गए थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, जो अभी हमने थोड़ा देर पहले बेयर फॉर्म में पढ़ रखा है। ठीक है, बेयर फॉर्म जब पढ़ा उस समय हमने ये कवर कर लिया था। आगे एक केस है, दैट इज 1994 का SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट जस्ट द पार्ट बट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी केस में कहा गया था कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक केस है LIC केस। LIC केस और SR बोमई केस दोनों में ही सिमिलर चीज़ ही कहा गया था। ठीक है, तो आप LIC केस को भी याद रख सकते हैं रिलेटेड टू प्रियम्बल। ठीक है, तो आई होप आपको ये केसेस का सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं एक वो जो केस हमने शुरुआत में नहीं पढ़ा था उसको भी देख लेते हैं, दैट इज गोलकनाथ केस। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केस। 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आया था। आपको पता है 1973 से पहले तक प्रियम्बल वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बिकॉज इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अमेंड तो आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को करोगे। इसीलिए गोलकनाथ केस में कहा गया था कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता, यानी उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, उसके स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, और ये जो गोलकनाथ केस में कहा गया था वो एक पासिंग ऑर्डर के जैसा था, कोई वर्डिक्ट नहीं था, बस सिर्फ एक वर्बल स्टेटमेंट था जज के द्वारा। तो गोलकनाथ केस एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट प्रियम्बल में एज सच इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है जी, सो विद दिस वी आर डन विद द डेवलपमेंट्स इन प्रियम्बल एज वेल। ठीक है, प्रियम्बल आज तक कितनी बार अमेंड हुआ है? सिर्फ एक बार, 1976 में। अब आइए कुछ टर्म्स देखकर कंप्लीट करते हैं। प्रियम्बल के कुछ बेसिक टर्म्स लाइक सॉवरेन, राइट। सॉवरेन का मतलब क्या है? देखिए, सॉवरेन मतलब जो हम हिंदी में कहते हैं संप्रभु राष्ट्र, यानी वो राष्ट्र जो किसी के अधीन नहीं है, नॉट डोमिनियन टू एनी अदर कंट्री।
नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है। यानी ऐसा राज्य जो फ्री है, जो इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर नहीं है और के लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री है, राइट। सो इंडिया को हम सॉवरेन कहते हैं, इसका मतलब इंडिया किसी के अंडर नहीं है, इंडिया कंप्लीटली फ्री है टू डिसाइड फॉर इटसेल्फ। इंडिया डिसाइड कर सकता है कि उसे यूएन का मेंबर रहना है या नहीं रहना है, इंडिया डिसाइड करेगा कि उसे कौन से कंट्री के साथ क्या रिलेशन रखना है, इंडिया डिसाइड करेगा अगर उसे अपनी कोई टेरिटरी किसी को देनी है, अगर वो किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में मर्ज करना चाहता है तो अगेन वो किसी से परमिशन नहीं लेगा। ये शो करता है कि इंडिया इज अ सॉवरेन। सो व्हेन यू से अ कंट्री इज अ सॉवरेन, it simply means that it is not dominion to any other foreign country, and second, it is completely free to decide itself, and this decision making authority is is free to such an extent that it can acquire any foreign country, foreign territory, or can even give up its own territory to any foreign country उस एक्सटेंट तक। तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है, अगर एक शब्द में कहे तो फ्री टू डिसाइड फॉर इटसेल्फ, राइट। सेकेंड, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, देखिए इंडियन सोशलिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रशियन सोशलिज्म। जो यूएसएसआर में पहले एक सोशलिज्म हुआ करती थी, वो सोशलिज्म और इंडिया का सोशलिज्म अलग है। याद रखिएगा, आप मिसअंडरस्टूड मत हो जाइएगा जस्ट बाय दिस पर्टिकुलर टर्म, है ना। अंडरस्टैंड मत करिएगा दिस पर्टिकुलर टर्म को, भले यहाँ सोशलिस्ट लिखा हुआ है। इंडियन सोशलिज्म का मतलब क्या है, इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करेगी। तो इंडियन सोशलिज्म, हम है ना सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स से। इंडिया में पब्लिक सेक्टर को भी आज़ादी दी गई है। देखिए सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव है मतलब सबका नीड फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, सबका नीड फुलफिल होना चाहिए। लेकिन इस सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम एक डेमोक्रेटिक मींस का इस्तेमाल करते हैं। डेमोक्रेटिक मींस कैसे, सबको फ्री रखा है कि आप अपने हिसाब से बिजनेस करो, आगे बढ़ो, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाओ, सब चीज़। तो देखिए रिलायंस, अंबानी, ये सब लोग बहुत बड़े बड़े पार्टी है, इन पार्टी लोगों से हम टैक्स लेते हैं, राइट, और ये टैक्स हम सब्सिडीज़ के फॉर्म पे गरीब लोगों को प्रोवाइड करते हैं, है ना, सब्सिडी के फॉर्म पे। तो ये क्या है, इंडिया डेमोक्रेटिक मींस का यूज़ कर रहा है अपने सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो जब आप कहते हैं कि इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, इंडिया का सोशलिज्म यूएसएसआर के सोशलिज्म से बहुत अलग है। यूएसएसआर का सोशलिज्म पब्लिक को प्रमोट करता है, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस है, लेकिन इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही डोमिनेंस है या दोनों का ही इक्वल इंपॉर्टेंस है। एंड इंडिया में सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, लेकिन रास्ता जो हम यूज़ करते हैं वो डेमोक्रेटिक। ओके, देन मूविंग अहेड टू अनदर टर्म दैट इज सेकुलर। अब ये सेकुलर का मतलब क्या है, सेकुलर का सिंपल सा मतलब ये है कि इंडिया का खुद का अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। पब्लिक लोगों का अपना रिलीजन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, कोई सिख है, कुछ भी है, लेकिन स्टेट का अपना खुद का कोई रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता। अनलाइक पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, बांग्लादेश का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, बट इंडिया का खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दिस इज सेकुलरिज्म, ठीक है। नाउ वेस्टर्न सेकुलरिज्म, अगेन ये सेकुलर टर्म से आप कंफ्यूज मत होइएगा। वेस्ट में सेकुलरिज्म अलग है, इंडियन सेकुलरिज्म अलग है। वेस्ट का सेकुलरिज्म कहता है कंट्री और रिलीजन दो एकदम अलग है, कंट्री कभी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन कभी कंट्री में इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट अनलाइक वेस्टर्न सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म थोड़ा सा अलग है। इंडिया में कंट्री और रिलीजन में एक डिस्टेंस है सिर्फ, रिलीजन कभी कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन कंट्री रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट या फॉर द पर्पस ऑफ रिफॉर्म। रिफॉर्म के लिए इस तरीके का बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। सो सेकुलरिज्म का ये डिफरेंस है। इंडियन सेकुलरिज्म क्या बताता है कि स्टेट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजन फॉर द पर्पस ऑफ रिफॉर्म इन रिलीजन, रिलीजन में रिफॉर्म लाने के लिए। बट जब आप कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे तो यू विल सी कि एक केस है दैट इज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, एक केस है, मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा कि जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट कैन इंटरफेयर बट नॉट इन दी असेंशियल पार्ट, है ना, स्टेट कभी भी असेंशियल
पार्ट ऑफ रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, बट नॉन एसेंशियल पार्ट में वो इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। नॉन एसेंशियल, लाइक फॉर एग्जांपल दिवाली में पूजा क्या होगा, स्टेट विल नॉट डिसाइड, बट आप पटाखा फोड़ेंगे या नहीं, दैट इज व्हाट द स्टेट कैन डिसाइड, ठीक है। सो इंडियन सेकुलरिज्म इज अगेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, ऑफिस अंडर द स्टेट, जो भी गवर्नमेंट है वो पब्लिक द्वारा चुनी जाएगी, वेदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर टर्म दैट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का सिंपल सा मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट दैट इज द प्रेसिडेंट। वो जो हेड ऑफ द स्टेट है वो पब्लिक द्वारा चुना जाएगा, अनलाइक ब्रिटेन। ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट राजा रानी फैमिली का सिस्टम है, बट इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, और वो फैमिली सिस्टम नहीं है, हेरिडेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो पब्लिक द्वारा चुनी जाती है, वेदर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। इंडिया में हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लेकिन जहाँ पर भी हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक द्वारा चुनी जाती है उसे रिपब्लिक कहा जाता है। दैट पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड रिपब्लिक। सो इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज अ रिपब्लिक। नाउ फाइनली अगर हम इन सारे इंफॉर्मेशन को समराइज करें और सिग्निफिकेंस प्रियम्बल का देखें, तो यू विल सी दैट प्रियम्बल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स द नेचर ऑफ इंडिया, दैट इज इंडिया इज अ रिपब्लिक। कैसा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, right? It also underlines the objective of India. Objective matlab that something that India wants to give to its citizen, ensure to give it to its citizen, that is liberty, justice, equality and fraternity, ठीक है। It also highlights the who are the sources of power in India, so it says that the people are the sources of power in India, ठीक है। It unravels the mind of the constitution makers। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोगों के दिमाग को पढ़ना चाहते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके दिमाग को ओपन करता है कौन, तो इट इज प्रियम्बल। वैसे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो उनके पूरे दिमाग को खोल कर दिखाता है वो है प्रियम्बल। कैसे? क्योंकि अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोगों के दिमाग में क्या था, कि पब्लिक को सोर्स ऑफ पावर मानेंगे, देश कैसा बनाएंगे, दो लोगों को क्या देंगे, तो ये सब क्या है, ये सब उनके दिमाग में चल रहा था, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। तो उनके दिमाग को समझने का भी एक अच्छा सोर्स है, दैट इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लस प्रियम्बल को ही पढ़ के आपको पता चलता है कि कब और कहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। याद रखिएगा, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेंशन इन प्रियम्बल, बट इन दैट आर्टिकल 394 में, ठीक है। दैट Now moving to the last and the final thing, that is some of the miscellaneous information related to preamble. ये पूछा जाता है कि किसने कहा था कि प्रियम्बल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव गांधीयन लीडर थे और बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। N.A. पालकीवाला केशवानंद भारती केस में केशवानंद भारती के वकील थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट उस समय के जूरिस्ट थे, उस समय के ये थे क्या बोलते हैं, लिटिगेंट थे, लिटिगेशन में बहुत ही माहिर थे। N.A. पालकीवाला, इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज द आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जैसे किसी का आईडी कार्ड मिलेगा तो उस पर्सन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाता है, वैसे ही प्रियम्बल पढ़ के हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो इट इज़ द आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के.एम. मुंशी, उन्होंने कहा था कि इट इज़ द पॉलिटिकल होरोस्कोप। होरोस्कोप क्या है? कुंडली, जिससे आप भविष्य में देख सकते हैं, है ना, कोई भी जिससे आप भविष्य में देख सकते हैं, दैट इज होरोस्कोप। तो प्रियम्बल को पढ़कर आपको देश का भविष्य मालूम पड़ता है। जैसे प्रियम्बल को पढ़ के आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोगों के पास जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी होगा। कोई बच्चा जन्म हुआ तो वो कल को यही सारी चीज़ों को एंजॉय करेगा। इसके अलावा, और जन्म क्या, जन्म के साथ ही या जन्म से पहले ही उनको ये मिल जाता है। इसके अलावा इंडिया का भविष्य कैसा है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आज वर्तमान भी है, यानी प्रेजेंट भी है, और फ्यूचर भी इंडिया का ऐसा ही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, हैंस K.M. Munshi called it as the political horoscope. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि it is the soul of the constitution, and Ernst Barker ने कहा था कि it is the key to the constitution. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आप प्रियम्बल को समझिए। By understanding the preamble, you will understand what is this one. You will by understanding preamble, by looking into preamble, you will understand the constitution, right? So it is the key to the constitution. फाइनल कुछ इंफॉर्मेशन, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है? देखिए, नॉन जस्टिशिएबल का मतलब प्रियम्बल को आधार बनाकर
आधार बनाकर आप किसी भी मैटर को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, मैटर को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, प्रियम्बल को आधार बनाकर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रियम्बल में जो शब्द लिखे गए उसमें क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि सेकुलर, सेकुलर शब्द, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म दो अलग चीज़ है, तो क्लैरिटी नहीं है, कोई कंफ्यूज हो सकता है ना, वो समझ जाएगा कि इंडियन सेकुलरिज्म इज सिमिलर लाइक वेस्टर्न सेकुलरिज्म, आपने क्लैरिटी तो दिया नहीं। सोशलिज्म, मैंने अभी आपको कहा कि रशियन सोशलिज्म से इंडिया का सोशलिज्म इज़ वेरी डिफरेंट, राइट, वहाँ का सोशलिज्म और इंडिया का सोशलिज्म एक नहीं है, लेकिन क्या इसका क्लैरिटी आपको प्रियम्बल में मिलेगा? नहीं, तो कोई कंफ्यूज हो सकता है। क्योंकि प्रियम्बल में क्लैरिटी नहीं है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लेकर, हैंस इसको नॉन जस्टिशिएबल बना के रखा है। नॉन जस्टिशिएबल का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि उसको आप बेस बनाकर किसी भी मैटर को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चैलेंज द मैटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मीन्स इट इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, ठीक है, पहला चीज। नाउ preamble is neither the source of power nor does it limits the power of the legislature। देखिए हमारे लेजिस्लेचर्स लोग जो लॉ बनाते हैं, राइट, दे मेक द लॉ। अब ये लॉ की वैलिडिटी कैसे आप देखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल भी है, तो क्या प्रियम्बल भी इसकी वैलिडिटी या इनवैलिडिटी को डिसाइड करने में रोल प्ले करता है? द आंसर इज नो। नो, क्यों नो? बिकॉज इट इज एम्बिगस, इट इज नॉट क्लियर। प्रियम्बल खुद में अपने आप में क्लैरिटी के साथ चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, दैट इज not so clarity, hence it is neither the source nor does it limits the power of the legislature। तो फिर प्रियम्बल का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो आमतौर पे इसका इस्तेमाल सिर्फ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया वो किसने किया है? तो शांति निकेतन से कुछ आर्टिस्ट लोग आए थे जिनको हेड किया था नंदलाल बोस ने। तो वो पूरी टीम में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम बिहोर सिन्हा। ये राम बिहोर सिन्हा को ही क्रेडिट दिया जाता है प्रियम्बल के डिज़ाइन का, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के डिज़ाइन का क्रेडिट किसको दिया जाता है? जो इस टीम के हेड थे, नाम था नंदलाल बोस, ठीक है। तो फाइनली अभी हमने ये पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया है रिलेटेड टू प्रियम्बल। बस इन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, आप MCQ उठाइए, उससे सॉल्व करिए। आई एश्योर यू विल बी इन द पोजीशन टू आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।